Welcome friends. Today we will see second chapter of Science 2 Life Processes in Living Organisms Part 1. In that first of all we see what is mean by life process. Life process क्या होता है? Life process means जो organism या फिर हम ह्यूमन बीइंग अगर कंसिडर करते हैं तो उसके बर्थ से लेकर उसके डेथ तक जो कुछ भी प्रोसेसेस कैरिड आउट होती है, फिर उसके बॉडी में हो या फिर उसके सराउंडिंग में हो, जो भी प्रोसेस यहाँ पर कैरिड आउट होती है वो प्रोसेस जो उसके सर्वाइव के लिए इसेंशियल है, वो उस कंडीशन में रह सकता है, उसके जीवित रहने के लिए, उसको लाइफ रहने के लिए जो इसेंशियल है, ऐसे जो प्रोसेसेस होते हैं वो सभी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस. अब लाइफ प्रोसेसेस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? द बेसिक इसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू विथस्टैंड इट्स लाइफ आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, मीन्स हमें अच्छा घर ही रहने के लिए चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन है क्या हमें जीवित रहने के लिए? नहीं. तो हमें कुछ ना कुछ, अगर हमें रहने के लिए छोटा सा भी घर हो तो भी हम लोग जीवित रह सकते हैं. बर्ड्स जो है उनको अगर वो पेड़ पर भी रह लेते तो उनको सर्वाइव करने के लिए जो भी उनकी बेसिक कंडीशंस होती हैं, जैसे हम लोग इसे शेल्टर कहते हैं, तो ये शेल्टर अगर हमें मिल जाए तो भी हम लोग हमारे इसमें जीवित रह सकते हैं और हमारी जो लाइफ प्रोसेस है वो वहाँ पर कैरिड आउट होती है. उसको हम लोग कहेंगे लाइफ प्रोसेसेस. अब अगर हम लोग हमारे इंटरनल लाइफ प्रोसेस मीन्स हमारे बॉडी के अंदर में जो कुछ भी प्रोसेसेस होती है उसको अगर देखते हैं तो ऐसे 7 प्रोसेस हमारी लाइफ में होती है कि जो 7 प्रोसेस अगर हमारे बॉडी में हो रहे हैं तो हम लोग कहीं पर भी किसी भी इन्वायरमेंट में हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं. इन दैट द फर्स्ट इज मूवमेंट. मूवमेंट मीन्स क्या होगा? यहाँ से हमारी बॉडी की जो कुछ भी मूवमेंट हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हमारा हाथ गोल घूमता है, हमारे पैर एक जगह पर ही हम खड़े रहेंगे फिर भी हम लोग पैर घुमाते हैं, कुछ हमारे ऑर्गन्स जो थे वो भी वहाँ पर मूवमेंट करते हैं. तो ये सब किस में आ जाएगा? मूवमेंट में. ये हमने लास्ट टाइम भी ये पूरी प्रोसेसेस हमने यहाँ पर पढ़ी हुई थी. नाउ सेकेंड था हमारा रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन प्रोसेस हमें पता है. तो रेस्पिरेशन प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, आइदर दे आर प्लांट्स और दे आर एनिमल्स. दोनों में भी रेस्पिरेशन प्रोसेस कैरिड आउट होती है. रेस्पिरेशन मीन्स इनटेक ऑफ ग्लूकोज एंड कन्वर्ट इट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. नाउ द थर्ड इज सेंसिटिविटी. वी ऑल नोज वी आर हैविंग 5 सेंस ऑर्गन, जैसे हमारा नोज, ईयर, टंग, स्किन एंड ईयर्स, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. तो ये सेंस ऑर्गन की वजह से हम लोग जो भी हमें प्रोटेक्शन के लिए इसेंशियल नीड्स है हमारी, कि हमें किसी भी प्रे से या एटमॉस्फेरिक कंडीशन से अगर हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है तो सेंसिटिविटी जो है दैट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल. देन नेक्स्ट वन इज द ग्रोथ. हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो अकॉर्डिंगली हमारी ग्रोथ भी होती है. मीन्स अगर आप देखोगे 6 महीने का बच्चा है तो उसका ग्रोथ कम होगी, वही आप अगर 6 साल का बच्चा देखते हो उसकी ग्रोथ उससे भी ज़्यादा होगी. देन नेक्स्ट वन इज़ द रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा हुआ है, मीन्स खुद के जैसा ऑफस्प्रिंग फिर से प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन में की वजह से क्या होता है कि जो भी जनरेशन चलते आ रहे, जैसे ह्यूमन बीइंग हम देखते हैं तो एक के बाद एक जनरेशन आकर रिप्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से ये जो प्रोसेस पूरी हमारा जो जनरेशन है वो यहाँ पर चलता है या प्रोसेस यहाँ पर कैरिड आउट होती रहती है. देन नेक्स्ट वन इज द एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मीन्स क्या होगा? हमारे इसमें जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल तैयार होता है बॉडी में, दैट वेस्ट मटेरियल गिवन आउट फ्रॉम द बॉडी, उसको हम लोग कहेंगे एक्सक्रीशन. क्योंकि हमें पता है अगर हमने कचरा घर पर जमा करके रखा तो उसकी वजह से हमें तकलीफ हो सकती है.
उससे हमारे अलग अलग बीमारियां फैल सकती है, हमारे उसकी बदबू आ सकती है। तो उसी की तरह अगर हमारे बॉडी में भी कुछ वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं, वो जैसे कि वैसे अगर रह जाते हैं, तो उसको बाहर निकालने की जो कुछ भी प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। और अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो हमारे बॉडी में भी अलग अलग डिजीजेस यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। एंड लास्ट वन इज द न्यूट्रिशन। ठीक है, अब लास्ट प्रोसेस कौन सी है हमारी? न्यूट्रिशन। मीन्स अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, और कुछ भी खाए तो चलेगा क्या? नहीं। तो जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है वही हम लोग जब लेते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है, और हम हमारा जो भी वर्किंग प्रोसेस है, जो भी हमें काम करना है, वो हम लोग कर सकते हैं। ओके, दैट्स वाई दीज आर द 7 इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है। हमारे 7 इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं। अब इनको अगर हमें याद रखना है तो हम लोग इसे कैसे याद कर रखेंगे? वी आर लर्न इट बाय द नेम मिसेस ग्रेन। ठीक है, MRSGREN, दैट इज द मिसेस ग्रेन। M स्टैंड फॉर मूवमेंट, R फॉर रेस्पिरेशन, S सेंसिटिविटी, G ग्रोथ, R रिप्रोडक्शन, E एक्सक्रीशन एंड N न्यूट्रिशन। अब इन सब का हमें कैसे कैसे इम्पोर्टेंट है, या हमारी बॉडी यहाँ पर कौन से हमारे बॉडी के पार्ट्स यहाँ पर वर्क करते हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसा फर्स्ट हमने देखा मूवमेंट। अब मूवमेंट के लिए हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स वर्क करते हैं? मसल्स एंड बोन्स। अगर इनमें से हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, एक आध ऑर्गन भी नहीं होगा, या एक आध कंपोनेंट हमारा फेल हो गया, तो भी हमें ये सब कुछ करने के लिए डिफ़िकल्ट होता है। हम लोग उसके लिए उसको नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी लाइफ प्रोसेस है दैट विल गेट्स डिस्टर्ब समवेयर। तो मूवमेंट के लिए हमें क्या लग रहा है? मसल्स एंड बोन्स। रेस्पिरेशन कैरिड आउट बाय लंग्स। ठीक है, लंग्स हमारे रेस्पिरेशन के लिए मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट विद कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द लंग्स। देन सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी हम लोग किससे सेंस कर सकते हैं? वी विल सेंसिटाइज इज बाय द ब्रेन। ग्रोथ, ऑर्गन्स और हार्मोन्स की हमारी ग्रोथ होती है। रिप्रोडक्शन, दैट इज द सेक्स फैक्टर इज देयर, मेल एंड फीमेल। अगर मेल एंड फीमेल है तो इसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैरिड आउट हो सकती है। एक्सक्रीशन में किडनी, जैसे किडनी का फंक्शन क्या होता है? दैट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो कैरिड आउट करती है। पूरे जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है बॉडी के लिए वो पूरा वो एब्जॉर्ब कर लेगी, ब्लड में मिक्स हो जाएगा, और जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल है दैट विल गोज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। देन न्यूट्रिशन, दैट इज द डाइजेशन, उसमें स्टमक आ जाएगा, और इंटेस्टाइन विल ऑल्सो वर्क्स फॉर कैरिंग आउट दिस न्यूट्रिशन प्रोसेस। ऐसे ये जो 7 इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस है लाइफ प्रोसेसेस में, ये हमें हमारा लाइफ प्रोसेस कैरिड आउट करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ दिस न्यूट्रिशन, क्योंकि हमने तो कहा कि हमें अगर सर्वाइव करना है तो हमें ये 7 प्रोसेसेस कैरिड आउट करनी होती हैं, लेकिन ये प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वी आर गेटिंग दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड। ठीक है, और उसी फूड को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होगा? न्यूट्रिशन is the science that interprets the nutrients and other substances in food in relation to maintain growth, reproduction, health and disease of an organism. After that we will see what is nutrients, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोग खाना भी खाते हैं तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फाइबर, फैट्स, ऑल दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड फॉर ग्रोथ, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं तो आपको पता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, यहाँ पर किसमें दिखाई देगा? वो प्लांट्स में। ऑटोट्रॉपिक क्यों कहा है वो? क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन food with the help of sunlight and the
वाटर। ठीक है, वो खुद का फूड खुद बनाते हैं, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर जो कुछ भी प्लांट्स के फंक्शन हैं वो फंक्शन कैरिड आउट करने के लिए प्लांट्स उसमें से कुछ फूड यूटिलाइज करते हैं एंड रिमेनिंग फूड जो कुछ भी है दैट दे विल स्टोर्ड इन द फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम एक्सेट्रा, उसमें वो पूरा स्टोर करते हैं। और वो जो फूड है दैट फूड इज यूटिलाइज बाय द हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स। ठीक है, हमें प्लांट से हमें कभी हम लोग लीव्स किसी इसके खाते हैं, कभी इसके फ्रूट्स खाते हैं, तो ये सभी में क्या होता है, जो भी फूड प्लांट ने स्टोर किया हुआ है, बनाया हुआ है, वो उसमें वो स्टोर करके रखते हैं एंड फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग द न्यूट्रिशन। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हमने यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट, वैसे टोटल यहाँ पर 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं बट वी आर सीइंग ओनली हियर 3 न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट वन इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, दीज प्रोटीन्स, जब हम लोग प्रोटीन्स लेते हैं तो प्रोटीन्स हमारे कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज में, और फैट्स जो है दैट फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड्स। ये प्रोसेस किस में होती है? दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अवर बॉडी। नाउ वी विल सी रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन मीन्स क्या होगा? आप सबको पता है कि जो भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाकर मिक्स होता है और बाय प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इसमें से बाहर निकलता है। तो इस प्रोसेस जो को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। और ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? अ प्रोसेस इन विच living organisms involving the production of energy, typically with intake of oxygen and release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances। ठीक है, हमारा ग्लूकोज जो होता है दैट इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिर जो हमारा ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म। ठीक है, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, और दैट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर कैरिंग आउट अवर लाइफ प्रोसेसेस। अब रेस्पिरेशन जो है उसके 2 पार्ट्स में हम लोग, हमारी बॉडी में अगर हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस देख रहे हैं तो ये 2 पार्ट्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसमें फर्स्ट है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। अब बॉडी लेवल रेस्पिरेशन मीन्स क्या होगा? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ठीक है, हम लोग जैसे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एटमॉस्फेयर में ही एक्सहेल करते हैं। तो ये जो कुछ भी होता है दिस इज कॉल्ड एज बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। और सेकेंड होता है सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन। मीन्स किस में होता होगा ये? दिस इज कैरिड आउट इन अवर सेल। ठीक है, हमारे जो बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं उसमें ये रेस्पिरेशन होता है। इसका सराउंडिंग के साथ रिलेशनशिप नहीं होता है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज द सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन। और जो कुछ भी फूड हम लोग यहाँ पर लेते हैं, फूड स्टफ्स हम लोग लेते हैं, वो ऑक्सीडाइज होगा आइदर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग कहते हैं सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन। और ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस, उसमें हमें ये सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन ही पढ़ना है। तो इस सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन के फिर से 2 टाइप्स होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या होगा? जो एरोबिक रेस्पिरेशन हम अगर बॉडी में देखते हैं तो इसमें ग्लूकोज जो है दैट विल गेट्स ऑक्सीडाइज। अब ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है? वी आर गेटिंग द ग्लूकोज फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। अब सिंपल हम लोग अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो प्रोसेस रिएक्शन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इन दैट ग्लूकोज इज रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल करते हैं। इट विल फॉर्म्स 6CO2, 6H2O
plus energy. Okay, this is our simple aerobic respiration reaction. अब ये जो रिएक्शन हो रही है ये सिंपल रिएक्शन ऐसे ही होगी क्या? नहीं. तो यहाँ पर कहते हैं ये स्टेप वाइज प्रोसेस है. एक ही जगह पर हमारे बॉडी में ये रिएक्शन नहीं होती है. हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो पूरे पार्ट्स यहाँ पर यूटिलाइज होकर हमें ये फूड से या ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन हो सकती है. तो होगा क्या एक्चुअल प्रोसेस में? ये जो ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय 3 प्रोसेसेस. ठीक है, 3 साइकिल्स यहाँ पर होती हैं जिससे ये जो हमारा ग्लूकोज है, दैट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो उसमें फर्स्ट प्रोसेस कौन सी है हमारी? ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस हमारी उसमें है ग्लाइकोलिसिस. सेकेंड इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन. ठीक है, अब फर्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस. मीन्स जो रिएक्शन हमें यहाँ पर सिंपल एक रेस्पिरेशन प्रोसेस करके हम लोग रिएक्शन देती हैं, वो रिएक्शन इतनी सिंपल ना होते हुए ये 6 कार्बन कंपाउंड किस तरीके से सिंगल कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, उसके लिए हमें ये 3 स्टेप्स से फॉलो करना पड़ता है. तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लाइकोलिसिस. अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ये जो ग्लूकोज है, दैट ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू द पायरुविक एसिड. उसको हम लोग पायरुवेट भी बोलते हैं. ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज जो है हमारा, दैट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक एसिड और पायरुवेट. और ये जो प्रोसेस कैरिड आउट होती है, दैट प्रोसेस इज कैरिड आउट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ठीक है, साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है क्या? नहीं, ये न्यूक्लियस में नहीं होता है. न्यूक्लियस के आजू बाजू का जो पार्ट्स होता है दैट इज द साइटोप्लाज्म में होता है. तो यहाँ पर ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कैरिड आउट होती है. और ये जो प्रोसेस का फाइंड आउट की हुई, डिस्कवर्ड की हुई है, दैट प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय द गुट्सो एम्डेन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जैकब पार्नास. इसलिए इसको हम लोग, इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं EMP पाथवे. E फॉर एम्बेडन, M फॉर मेयरहॉफ एंड P फॉर पार्नास. तो ये तीनों साइंटिस्ट ने और उनके कलीग्स भी उनके साथ थे. इन तीनों ने मिलकर ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस फाइंड आउट की थी, डिस्कवर्ड की थी. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे. जैसे मैंने कहा आपको, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? पायरुविक एसिड और पायरुवेट में. अब अगर हम लोग सिंपल रिएक्शन इसमें देखते हैं तो क्या हो रहा है? हमारा ग्लूकोज, जो ग्लूकोज हम लोग एज अ फूड करके लेते हैं, मीन्स कार्बोहाइड्रेट हमने लिया, वो कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलेगा. तो वो जो ग्लूकोज है, दैट ग्लूकोज विल गेट्स ऑक्सीडाइज एंड वी आर गेटिंग हियर पायरुविक एसिड एंड ATP, NADH2 एंड H2O. ठीक है, अब पायरुविक एसिड क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जो पायरुविक एसिड है हमारा, ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट थे? 6 कार्बन एटम प्रेजेंट थे. ये कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में. पायरुविक एसिड में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है? 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है. ठीक है, मीन्स क्या हो गया? जो ग्लूकोज हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, दैट विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म. और ये कन्वर्शन जब कैरिड आउट होता है, एट दैट टाइम देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी. ठीक है, इसके में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, NADH2 एंड वाटर. अब ये NADH2 क्या है? इसका लॉन्ग फॉर्म मैं आपको बाद में बताती हूँ, और उसमें से हमें कैसी एनर्जी मिलती है ये भी आपको नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में पता चल जाएगा. अब ये जो पायरुविक एसिड है, दिस पायरुविक एसिड इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द एसिटिल कोएंजाइम A. ठीक है, कौन से इसमें कन्वर्ट हो रहा है हमारा पायरुविक एसिड? एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो रहा है. और ये पूरी प्रोसेस किस में कैरिड आउट हो रही है? दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कैरिड आउट इन साइटोप्लाज्म. Okay, this is about the glycolysis. Then second one we will see, that is tricarboxylic acid cycle. Okay, अब ये जो हमारा एसिटिल
कोएंजाइम ए, ये जो फॉर्म हुआ था, दैट विल नाउ एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। किस में जा रहा है वो हमारे इसमें से, साइटोप्लाज्म से वो किस में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ठीक है, कौन, जो हमारा पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ है वो एसिटिल कोएंजाइम के फॉर्म में। तो एसिटिल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में आकर क्या करेगा, वो उसका फिर से डिकम्पोजिशन होकर उसमें से हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी यहाँ पर ऑब्टेन होगी। ठीक है, और ये जो कुछ भी प्रोसेस है, ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट जो होती है, दैट विल रिक्वायर्स 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डिफरेंट माइक्रो एंजाइम्स जो होते हैं, ऐसे 8 डिफरेंट एंजाइम्स वहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है कंप्लीट प्रोसेस कैरिड आउट करने के लिए। जो ग्लाइकोलिसिस हमने देखा, उसमें टोटल 10 एंजाइम्स लगते हैं, 10 स्टेप की वो प्रोसेस है। वैसे ही ये TCA साइकिल जो है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसमें टोटल 8 एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर कन्वर्शन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस थी, ये प्रोसेस डिस्कवर्ड की हुई है बाय द साइंटिस्ट सर हंस क्रैब। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, क्रेब्स साइकिल भी इसको हम लोग कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और इसमें साइट्रिक एसिड ये एक कंपोनेंट भी फॉर्म होता है। जो 8 स्टेप्स मैंने आपको कही थी, उसमें साइट्रिक एसिड एक कंपोनेंट होता है, तो इसलिए उसको साइट्रिक एसिड साइकिल ये भी कहा जाता है। और इस डिस्कवरी के लिए सर हंस क्रैब इज अवार्डेड विथ द नोबेल प्राइज इन 1953 में उन्हें नोबेल प्राइज भी इसके लिए अवार्ड किया गया था। अब इसमें क्या हो रहा है, जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए का, उसकी वजह से ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट प्लस NADH2, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड FADH2, इस फॉर्म में हमारी एनर्जी जो है वो यहाँ पर रिलीज हो रही है। अब दोनों ये जो प्रोसेस हमने देखी, ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल, इसको यहाँ पर हमने उसको थोड़ा समराइज किया हुआ है ताकि आपको समझने के लिए इजी हो जाए। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे ग्लूकोज की जो 6 कार्बन एटम थे वो 3 कार्बन एटम में कन्वर्ट हुए, में पायरुवेट या पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मिल रहे हैं। अब इससे जब हम लोग एसिटिल कोएंजाइम ए पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स हमें दिख रहे हैं, वी आर लुकिंग हियर 2 कार्बन एटम। अब निकले कहाँ पर है, जो एनर्जी थी वो NADH2 के फॉर्म में निकली है, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकला हुआ है एंड विद द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम ए, उसकी वजह से ये कन्वर्शन होकर 3 कार्बन एटम वाला जो हमारा पायरुविक एसिड था, उससे हम लोगों को 2 कार्बन एटम वाला एसिटिल कोएंजाइम ए मिला हुआ है। देन दिस इज कम एसिटिल कोएंजाइम ए कम इनटू द क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल, एंड हियर अगेन कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ATP निकलेगी, NADH2 निकलेगा, FADH2 निकलेगा और हमारा सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन एटम्स हैं, इट कंटेन्स ओनली 1 कार्बन एटम, और इजीली हमारे बॉडी से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल रिलीज्ड आउट। ठीक है, और जो कुछ भी एनर्जी यहाँ से निकले, फिर वो ATP के फॉर्म में हो, FADH2 के फॉर्म में हो या NADH2 के फॉर्म में हो, वो हमारे लाइफ प्रोसेस कैरिड आउट करने के लिए यूटिलाइज होती है। नाउ वी विल सी द डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल। ग्लाइकोलिसिस किस में कैरिड आउट होता है, साइटोप्लाज्म में। तो जो हमारा TCA साइकिल है दैट इज कैरिड आउट इन माइटोकॉन्ड्रिया। इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, 1 molecule of glucose is oxidized to form pyruvic acid, ATP, NADH2 and water। तो वही जो एसिटिल कोएंजाइम है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NADH2,
FADH2 एंड ATP यहाँ से रिलीज होगा। ग्लाइकोलिसिस जो है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन में होता है, बट जो TCA है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वो सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में ही यहाँ पर कैरिड आउट होता है। ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 2 molecules are utilized to carried out glycolysis, बट TCA साइकिल जो है उसमें हमें ATP प्रोवाइड नहीं करने पड़ते, उसमें से सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं एंड ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP मॉलिक्यूल्स वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में CO2 फॉर्म नहीं होगा, बट TCA में कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट करके निकलता है। ग्लाइकोलिसिस जो है दैट इज अ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, बट TCA साइकिल जो है दैट इज अ वन कंप्लीट स्टेप ऑक्सीडेशन प्रोसेस। Now the third type of respiration of glucose which we will see, that is electron transfer chain reaction। मीन्स हमने सबसे पहले क्या किया था, ग्लूकोज लिया हुआ था, फिर ग्लूकोज का कन्वर्शन हुआ पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड से हमें मिला हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड एसिटिल कोएंजाइम A, दैट एसिटिल कोएंजाइम A इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें हमने देखा था कि कुछ एनर्जी वहाँ पर रिलीज हो रही है, जैसे हमने ATP कहा, NADH2 कहा, FADH2 कहा। तो ये जो कुछ भी अभी NADH2 FADH2 है वो एनर्जी हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमें क्या करना है किसी दूसरे फॉर्म में, तो हम लोग उसको ATP के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर दैट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर आवर प्रोसेसेस। तो ये जो कुछ भी प्रोसेस होती है कन्वर्शन ऑफ NADH2 FADH2 इनटू ATP, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। और ये जो कुछ भी रिएक्शन होती है दैट रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, किस में होती है ये प्रोसेस, हमारे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। इसीलिए आपको पता होगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, उसमें से हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है, इसलिए हमने उसको क्या कहा हुआ है, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब यहाँ पर जो हमारे NADH2 है, ये NADH2 किस में कन्वर्ट हो गए, दीज आर कन्वर्टेड इनटू 3 molecules ऑफ ATP। उनका कन्वर्शन किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही NADH2 कन्वर्ट हो जाएगा 3 molecules ऑफ ATP में, और FADH2 कन्वर्ट हो जाएगा 2 molecules ऑफ ATP में। अब NADH2 क्या है, दैट इज निकोटानिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उसका पूरा नाम है निकोटानिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। FADH2 फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। मीन्स जो हमने पहले शॉर्ट फॉर्म में दिखे थे उनका लॉन्ग फॉर्म यहाँ पर आपको दिया हुआ है। These 3 processes are carried out in the respiration process। अगर यहाँ पर हमारे बॉडी में हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिल रहा है, बट जब हमारा फास्ट होता है, उपवास होता है, या कभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है और हमने उस वक्त कुछ भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाए, तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो हमें लाइफ प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए लगेगी। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फिर जो फूड में से हमने लिपिड और प्रोटीन्स लिए हुए हैं, वो लिपिड्स और प्रोटीन्स हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, अब लिपिड्स जो होंगे वो लिपिड्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स में, एंड जो प्रोटीन्स होते हैं दैट आर कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड्स। ठीक है, वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद ये जो फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स हैं, दीज आर कन्वर्टेड इनटू द एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट से हम लोग, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड और फिर एसिटिल कोएंजाइम ए,
ऐसा स्टेप्स हमारा था। बट अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट नहीं हैं तो उस वक्त क्या करेंगे, जो भी लिपिड और प्रोटीन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे लिपिड कन्वर्ट होंगे फैटी एसिड्स में, प्रोटीन्स कन्वर्ट होंगे अमाइनो एसिड्स में, एंड देन दिस फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू द एसिटिल कोएंजाइम ए। और उसके बाद जो हमारा TCA साइकिल था या हमारा क्रेब्स साइकिल था माइटोकॉन्ड्रिया में, वो वहाँ पर कैरिड आउट होकर हमें ATP के फॉर्म में एनर्जी ऑब्टेन हो सकती है। Then we will see the reason why this mitochondria is called power house of the cell। जैसे हमने कहा था कि हमें उसमें से क्या मिलता है, एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है, एनर्जी वहाँ पर जनरेट होती है, और मीन्स जो फूड हम लोग ले रहे हैं उसका कन्वर्शन ATP में कब होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये पूरी प्रोसेस कैरिड आउट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे कैरी आउट the process of anaerobic respiration and generate energy molecule in the form of ATP। और हमें ATP मॉलिक्यूल्स कितने मिलते हैं, एक ग्लूकोज का अगर हम लोग मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उससे हमें 38 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऑब्टेन होते हैं। और ये प्रोसेस पूरी कैरिड आउट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। देन ATP अगर जो हम लोग देख रहे हैं अभी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसको हमने क्या कहा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब एनर्जी करेंसी मीन्स क्या होते हैं, जो भी पैसे हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं करेंसी। तो एनर्जी जिस फॉर्म में हमें मिलती है वो मिलती है ATP के फॉर्म से, इसलिए उसको ATP को कहा गया है एनर्जी करेंसी। अब क्यों इसे एनर्जी करेंसी कहा गया है, उसके लिए कुछ रीजन से आपको बताती हूँ। ATP मीन्स क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और उसी से हमें एनर्जी यहाँ पर मिलती है। अब उसमें क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एक नाइट्रोजन बेस होता है एडिनिन, शुगर होता है राइबोस शुगर, दैट इज अ पेंटोज शुगर होता है वो, एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप देखोगे नीचे की डायग्राम में एक हमें यहाँ पर नाइट्रोजन बेस दिख रहा है, ये जो है एडिनिन, उसके बाद उसको ये शुगर लगा हुआ है और 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अटैच हैं। अब ये जो 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अटैच हैं उनको ज्वाइन करने वाला जो बॉन्ड है उस बॉन्ड में पूरी एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। और जैसे जैसे हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, तब एक एक करके ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं एंड वी आर गेटिंग द एनर्जी, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें, ये जो हमारा इसमें आप देख सकते हो कि ये जो रिएक्टेंट है यहाँ पर आपको 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल दिख रहे हैं और जो प्रोडक्ट है उसमें कितने दिख रहे हैं, 2 ही हमें यहाँ पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, एक यहाँ पर बाहर निकला हुआ है, ठीक है। क्यों, तो जब ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होता है, when this bond will gets break there is a release of energy। ये रिलीज एनर्जी कह रही है इसमें से बाहर निकल रही है। ये एनर्जी हम लोग हमारे कुछ भी जो वर्क है, हमारा जो बॉडी फंक्शन है उसको कैरिड आउट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 साइन में हमें दिखाया है। एक यहाँ पर ये साइन आपने कहाँ देखा होगा, जब हमारे मोबाइल की बैटरी पूरी फुल होती है 100% होती है तब हमें ये साइन दिखता है, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारी एनर्जी है वो यहाँ पर स्टोर्ड है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, और जब हमारा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में उसका कन्वर्शन होगा तब यहाँ पर बैटरी क्या हो रही है हमारे मोबाइल की, डिस्चार्ज जब होती है वो साइन जैसे दिखता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एनर्जी जो है वो पूरी डिस्चार्ज हो गई या यूटिलाइज हो गई बॉडी से, इसलिए वो हमें इस तरीके का साइन यहाँ पर शो कर रहा है।